Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS online where we are discussing different topics of current affairs, history, economics, polity and other few topics which are useful for appearing in different exams conducted by UPSC, MPPSC, SSC and other competitive exams. Friends, ऐसा है कि जब से हमारे गृह मंत्री ने, हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की है पिछले दिनों, तब से इंडो चाइना रिलेशन बड़ी चर्चा में। भारत चीन संबंध जो है वो बड़ी चर्चा में है और ख़ास तौर पे ये कि उस यात्रा पर आपत्ति ली थी चीन ने और भारत ने भी उसका बड़ा कठोर जो है जवाब दिया था, चाइना को भी और पूरी ग्लोबल सोसाइटी को भी। तो उसके बाद से इंडो चाइना रिलेशन जो है बड़े इम्पोर्टेंट बने हुए हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही भारत चीन संबंध होंगे। हम इसके अलग अलग पहलुओं पर आप चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि हम इसके अलग अलग पहलुओं को एनालाइज करेंगे, विश्लेषित करेंगे। तो आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो आज इस चर्चा में हम इंडो चाइना रिलेशन के पहली चीज़ तो हम देखेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये कि इंडो चाइना रिलेशन जो है वो उसका हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, तीसरा फिर ये देखेंगे कि किस कारण से इतनी बिटरनेस, कड़वाहट जो है आ रही है। फिर हम ये भी देखेंगे कि इसके जो कड़वाहट आ रही है या तनावपूर्ण स्थिति बन रही है, इसको भारत किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है, क्या हमारी तैयारियां हैं। तो ये हम आज देखने जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री कि इंडो चाइना रिलेशन की हिस्ट्री क्या है। देखिए, इंडो चाइना रिलेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं शुरू से। हमारे चाइना के साथ कल्चरल रिलेशन भी है, बहुत पुराने ट्रेड रिलेशंस भी है, हमारा पड़ोसी है चाइना, हमारा नेबर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी आप देखिए कि आप अगर इंपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो चाइना इज़ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर टू अस। हम भी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा उसको कर रहे हैं, इसलिए इंडो चाइना रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया ऐतिहासिक रूप से ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं। लेकिन जो प्रेजेंट चाइना है, देखिए ये जो प्रेजेंट चाइना है ये एक अलग चाइना है। इसको हम कम्युनिस्ट चाइना कहेंगे, साम्यवादी चाइना कहेंगे, जिसको जो है लोग PRC कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कई लोग चीन का पूरा नाम नहीं जानते तो वो जरूर नोट करें, इट इज़ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसको हिंदी में चीनी जनवादी गणतंत्र कहा जाता है। तो ये जो चीनी जनवादी गणतंत्र है ये बहुत पुराना नहीं है। इसकी स्थापना हुई है 1949 में, 1949 में। देखिए 1949 में, 1949 में चीन में एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ। चीन में काफ़ी पहले से कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था, सन यात सेन के समय से भी, और उसके बाद फिर माओ त्से तुंग इसकी लीडरशिप में जो है चीन जो है वहाँ पर साम्यवादी आंदोलन हुए। अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो सर्कमस्टेंसेस थी उसका लाभ उठाकर वहाँ पर एक चीनी क्रांति भी हुई और 1949 में पहली बार चीन में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, एक साम्यवादी सरकार जो है वो इस्टेब्लिश की गई एंड द लीडर वाज माओ त्से तुंग। तो यहाँ से चीनी जनवादी गणतंत्र जो है उसका उद्भव शुरू होता है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि चूँकि माओ जो है बड़ा एक्सपांसिविस्ट जो है लीडर था, बहुत विस्तारवादी, साम्राज्यवादी लीडर था, तो ही ऑलवेज वांटेड टू एक्सटेंड द बॉर्डर्स ऑफ चाइना बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट बॉर्डर्स। तो उसने जो है अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार करने की कोशिश की और इसी क्रम में उसका पहला प्रयास जो था वो 1950 में तिब्बत पर था। तिब्बत पर जो है अधिकार कर लिया 1950 में, जबकि तिब्बत एक स्वतंत्र देश था पहले से ही और वहाँ जो है बौद्ध धर्म गुरुओं, जिनको दलाई लामा कहा जाता है या लामा कहा जाता है, उनका शासन होता था और तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य था। आपको अगर ठीक से हिस्ट्री आपने कहीं देखी होगी तो आपको याद होगा कि 1904 में जो हमारे यहाँ अंग्रेजी सरकार थी या भारत में अंग्रेजी सरकार थी, उस भारत सरकार ने तिब्बत के साथ एक समझौता भी किया था इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन के समय। तो तिब्बत तब तक स्वतंत्र था, लेकिन चीन ने कहा कि साहब ये हमारा क्षेत्र है और उसने आक्रमण किया और एक्वायर कर लिया। अब इसमें क्या हुआ कि पूरे विश्व में जो है बड़ा तहलका मच गया, क्योंकि ये जो है एक प्रकार से नॉन डेमोक्रेटिक अटेम्प्ट था और ये कम्युनिस्ट जो है विस्तार के लिए कर रहे थे। तो पूरे विश्व ने इसका विरोध किया, भारत ने भी इसका विरोध किया। लेकिन भारत ने इतना विरोध नहीं किया कि हमारे संबंध ही खराब हो जाए। मैंने बताया हम पड़ोसी है, नेबर्स है और नेबर्स के साथ संबंध अच्छा रखना सबसे अच्छी डिप्लोमेसी होती है। तो कूटनीति कहती है कि साहब पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। तो जो है भारत ने इसका विरोध तो किया, लेकिन चीन के साथ फिर भी अपने जो कूटनीतिक संबंध थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, उनको बनाए रखा। इसके बाद जो नेहरू जी का पीरियड चल रहा था, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, तो उन्होंने जो है चीन के साथ संबंध और ठीक करने के लिए चीन के साथ एक समझौता किया जिसको पंचशील समझौता कहते हैं। पंचशील समझौता, पंचशील समझौता, पंचशील जो है भगवान बुद्ध के साथ, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों में से एक है। लेकिन यहाँ पंचशील का मतलब है 5 पॉइंट एग्रीमेंट।
5 पॉइंट थे कि साहब दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे, दोनों देश एक दूसरे की जो प्रादेशिक अखंडता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के जो है अनाक्रमण की नीति अपनाएंगे, दोनों देश जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, और ये भी कि साहब सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग भी करेंगे। तो दीज वर द 5 पॉइंट्स ऑफ पंचशील समझौता जो जवाहरलाल नेहरू के समय किए गए, और चीन के प्रधानमंत्री उस समय थे चाउ एन लाई। तो चाउ एन लाई के पीरियड में चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू के बीच में ऐसा समझौता हुआ, और इसके बाद भारत चीन संबंध जो है सुधरने के बड़े अच्छे चांसेस बने। आपको याद हो तो इसी समय नारे लगाए गए थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो अच्छा गुडी गुडी रिलेशन बन गया था। लेकिन फिर इसी समय एक इंसिडेंस हुआ कि 1959 में, 1959 में तिब्बत, देखो तिब्बत जो लोग थे वो चीनी शासन से खुश नहीं थे। कोई भी खुश नहीं होगा किसी भी देश पर कोई दूसरा देश अधिकार कर लेगा, जबकि वह संस्कृति की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से भी अलग है। आप देखिए चीन में भी बौद्ध धर्म है, यहाँ भी बौद्ध धर्म है, लेकिन चीन का जो बौद्ध धर्म है वो महायान बौद्ध धर्म है, और तिब्बत का जो बौद्ध धर्म है वो वज्रयान बौद्ध धर्म है। अलग है, अंतर है। तो चूंकि अलग थे तो तिब्बत के लोग विरोध कर रहे थे, और तिब्बत के विरोध के कारण ही एक जबरदस्त विद्रोह हुआ 1959 में तिब्बत में चीन के खिलाफ। हालांकि उस विद्रोह को बड़ा जबरदस्त विद्रोह था, हालांकि उस विद्रोह का दमन कर दिया गया, उसको दबा दिया गया, इट वाज रिप्रेस्ड, बट मैनी ऑफ द तिब्बतन लीडर्स वेयर माइग्रेटेड टू इंडिया, इंक्लूडेड दलाई लामा। दलाई लामा और दूसरे जो तिब्बती जो है नेता थे, जो धार्मिक नेता भी थे, राजनेता भी थे, वो माइग्रेट करके, पलायन करके भारत आ गए। अब भारत जो है जब पलायन करके आया तो चीन ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे विद्रोहियों को जो है शरण दे रहे हो। भारत ने ये कहा कि शरण तो देनी पड़ेगा, कोई भी आएगा तो, ये तो इंटरनेशनल रूल है यूएनओ का, कोई भी आपके यहाँ आएगा तो आपको शरण देना पड़ेगा, आप उसको निकाल नहीं सकते। ठीक है, ये वियना एग्रीमेंट में भी है। तो जब ये हो रहा था कि साहब चीन ने विरोध किया कि आपने क्यों शरण दी, तो हमने ये कहा कि साहब हमको शरण तो देना पड़ेगा, लेकिन वी विल नॉट अलाउ देम टू ऑपरेट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगेंस्ट चाइना इन इंडिया। हम चीन के विरुद्ध भारत में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि चलाने की अनुमति उनको नहीं देंगे, इसलिए चीन को घबराने की जरूरत नहीं है। बट चीन इससे शांत नहीं हुआ। चीन जो है अभी भी इट वाज हैवीली अनहैप्पी विद इंडिया, और उसने जो है इस चीज़ को गांठ बांध लिया। यहाँ से रिलेशन खराब हुए, और आपने देखा होगा कि फिर 1962 में चीन और भारत के बीच में ज़बरदस्त युद्ध हुआ। अचानक जो है चीन ने तिब्बत की सीमा पर और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर खासतौर पर, जिसको उस समय नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, अरुणाचल प्रदेश का नाम है, नोट कर लेना। तो यहाँ पर चीन ने जो है आक्रमण किया, और चीन ने न केवल आक्रमण किया बल्कि एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जो अभी भी चीन के पास है। तो यहाँ से हमारे रिलेशन फिर बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए, शत्रु ही हो गए। लेकिन यहाँ से देखिए कि इसके बाद कुछ दिनों बाद सुधारने की भी कोशिश की है, पर्टिकुलरली इन द पीरियड ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है, इंदिरा गांधी ने तो बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी। उन्होंने तो क्या है, दलाई लामा को कहा था कि हम इनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी अलाउ करेंगे। लेकिन राजीव गांधी के समय कुछ सुधारने की कोशिश की गई, और आपको याद हो तो राजीव गांधी और चीन के प्रधानमंत्री ली फंग या ली पेंग, इनके बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि सब आप मिलकर काम करेंगे, पास्ट जो भी था। तो यहाँ से रिलेशन थोड़े से सुधरे। लेकिन आप देखिए कि पिछले 2 दशक से बहुत तेज़ी से बिटरनेस आ रही है, और ख़ास तौर पे जब से भारत में एक बहुमत प्राप्त सरकारें लगातार 2 बार से 2014 के बाद से बन रही है, उससे तो चीन बहुत परेशान है। ऐसी सरकार बन रही है जिसके पास पूर्ण बहुमत है, ऐसी सरकार जो बहुत शक्तिशाली है, ऐसी सरकार बन रही है जिसका विदेशों में सम्मान है, खासतौर पे जो चीन के शत्रु माने जाते हैं, खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में, यूरोप में। तो इसके कारण जो है चीन अब बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसके कारण चीन जो है लगातार ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिसके कारण भारत और चीन के संबंध जो है लगातार गड़बड़ होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, बिटरनेस आ रही है, कड़वाहट आ रही है। तो जरा देखें कि वो घटनाएं कौन सी है, इंक्लूडिंग जो अभी रिसेंटली हुई। देखिए रिसेंटली जो घटनाएं हुई है उसमें एक तो ये कि चीन ने, अभी आपने देखा होगा, चीन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, चीनी सरकार ने, और उसने अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों के नाम चीनी भाषा में, मैंडरिन भाषा में रख दिए। कहा कि ये क्षेत्र ये है और ये हमारे ही हैं, अभी भारत ने इनको एक्वायर करके रखा है, इंक्लूडिंग तवांग पर भी चीन की बड़ी नज़र है। वो तवांग को चीन भारत का हिस्सा मानते नहीं, अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्से को मानता नहीं है। कई बार उनके नक्शे में जो है अरुणाचल प्रदेश को चीन में बताया जाता है या भारत में नहीं बताया जाता है। तो ये नाम रखे गए, भारत ने इस पर बड़ी आपत्ति ली और भारत ने कहा कि नाम रखने से कुछ नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट विल रिमेन सो, भारत की रहेगा। दूसरी चीज़ देखिए, मैंने बताया था कि गृह मंत्री ने जब यात्रा की
और केवल गृह मंत्री की यात्रा क्यों, इसके पहले प्रधानमंत्री ने जब यात्रा की थी, उसके पहले उपराष्ट्रपति ने जब यात्रा की थी, हर बार जो है इवन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने जब यात्रा की थी तब भी चीन ने आपत्ति ली थी कि ये लोग क्यों जा रहे हैं जबकि ये विवादास्पद क्षेत्र है। भारत कहता है विवादास्पद नहीं है, भारत का तो ये इंटीग्रेटेड क्षेत्र है, सब वहाँ के विधायक वहाँ के सांसद चुन के आते हैं, भारत की संसद में बैठते हैं, वहाँ के लोगों को नागरिकता प्राप्त है, वो भारत के जो है राशन कार्ड से अनाज प्राप्त करते हैं, तो कैसे विवादास्पद हो गया। इट इज़ कम्प्लीटली एन इंडियन इंटीग्रेटेड पार्ट। तो ये भारत का स्टैंड है। लेकिन चीन तो कुछ ना कुछ जो है पिनिंग करता ही रहता है। आप और देखिए, इसके पहले रिलेशन जो खराब हुए उसमें से एक घटना गवलान की थी। गवलान वैली जो है ये तिब्बत में है, सॉरी तिब्बत में नहीं, लद्दाख में है, भारत के लद्दाख में। और यहाँ पर जो है चीन और भारत के बीच में एक सीमा है जिसको हम, चीन और भारत के बीच की सीमा को हम LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर जो सीमा है वहाँ पर चीन के और भारतीय सैनिकों के बीच में बड़ा ज़बरदस्त विवाद हुआ, टकराव हुआ, संघर्ष हुआ, क्योंकि चीन जो है वहाँ लगातार अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा था। तो बड़ा ज़बरदस्त जो है जवाब दिया गया भारतीय सैनिकों की तरफ से। वहाँ पर चीन और भारत के बीच में एक समझौता है कि सीमा पर जो सैनिक होंगे वो आग्नेयास्त्र जो है वेपन नहीं रख सकते अपने साथ, ठीक है। तो फिर वहाँ जो है लाठी डंडे से ही संघर्ष हुआ। आपने देखे होंगे वीडियो, कई चीनी सैनिक जो है उसमें हताहत हुए। वो गवलान घाटी में एक नदी थी उसमें भी बह गए। इसके अलावा आप देखिए डोकलाम को लेकर एक विवाद हुआ था। अब डोकलाम एक ऐसा क्षेत्र है जो ना तो भारत में है और ना ही चाइना में, ये तो भूटान में है। अब भूटान का स्टेटस आप समझिए, भूटान जो है भारत के द्वारा संरक्षण प्राप्त एक राज्य है, एक देश है, तो भारत उसकी सिक्योरिटी को भी गारंटी करता है। तो डोकलाम पर चीन ने कब्जा करने की कोशिश की। डोकलाम जो है भूटान में है बट इट इज़ वेरी क्लोज टू सिक्किम, पर्टिकुलरली गंगटोक, एंड इट इज़ ए पासवे, इट इज़ ए गेटवे, इट कुड बी यूज्ड एज ए गेटवे टू एंटर इनटू इंडिया थ्रू गंगटोक। तो एक प्रकार का द्वार जैसा बनाने की कोशिश कर रहा था कि चीन के साथ डोकलाम पर कब्जा कर लें तो इट विल बिकम क्वाइट ईजियर टू एंटर इनटू इंडिया। लेकिन चूंकि भारत ने जो भारत की सुरक्षा को खतरा था तो भारत ने इसका जवाब दिया। भारत ने भी अपने सैनिक ले गए, पीछे हटने से इनकार किया और धीरे धीरे सारे चीनी सैनिकों को बाध्य किया गया कि वो पीछे हटे डोकलाम में अपनी पोजीशन से। चीन ने ये कहा था कि डोकलाम भारत का है ही नहीं, तो भारत को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, ये तो हमारी, चूंकि दो चीज़ थी, भूटान जो है भारत के द्वारा संरक्षित एक राज्य है तो हम उसकी सुरक्षा को गारंटी करते, तो हम यहाँ देखेंगे कि कोई और उसको जो है अतिक्रमण नहीं करे, वहाँ पर एनक्रोच ना करे। दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बिकॉज दे कैन एंटर इनटू इंडिया थ्रू गंगटोक। तो डोकलाम पर भी भारत ने ज़बरदस्त विरोध किया। तो ये भी एक कारण बना था भारत चीन संबंध के बीच में बिटरनेस का। लेकिन एक चीज़ देखिए, एक बड़ी नीति है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, उसको कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स स्ट्रिंग या मोतियों की माला भी कहा जाता है। मोतियों की माला का तात्पर्य यह है कि चीन जो है भारत के आसपास के क्षेत्रों में धीरे धीरे करके अपनी सैन्य और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहा है, खासतौर पे ताकि भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके। सपोज मैं यहाँ पर भारत का नक्शा बनाऊँ ऐसा वाला, ये श्रीलंका है, यहाँ म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये इस क्षेत्र के आसपास चीन अपने नौसैनिक अड्डे बना रहा है। जैसे आप देखिए श्रीलंका में आपने सुना होगा एक हम्बनटोटा नाम का हम्बनटोटा पोर्ट है जिसको चीन डेवलप कर रहा है। आप देखिए बांग्लादेश में चिटगांव नाम की जगह है, वहाँ पर चीन अपना विकास कर रहा है। म्यांमार में भी कर रहा है। म्यांमार में क्या कापू करके जगह है, क्या कापू करके जगह है, उसको डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान में तो बहुत चर्चा में है, आपने देखा होगा कि ग्वादर का एक बंदरगाह है और ग्वादर का बंदरगाह को चीन डेवलप कर रहा है। इवन चीन ने जो है जो POK है वहाँ से लेकर ग्वादर बंदरगाह तक एक पाकिस्तान चाइना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी डेवलप करके रखा है। तो इस तरह से वो भारत के चारों तरफ, पाकिस्तान की तरफ भी आ गया, श्रीलंका में भी आ गया, म्यांमार में भी आ गया, बांग्लादेश में भी आ गया, तो भारत को घेर रहा है। हालांकि इसको मोतियों की माला कह रहे हैं, लेकिन ये मोतियों की माला खतरनाक है, डेंजरस है, सैन्य है, रणनीतिक है, स्ट्रेटेजिक है। तो ये तो भारत पर दबाव डालने का प्रयास है, तो भारत ने इसका ही विरोध किया। अब इसके अलावा और चीज़ देखिए, नक्सलिज्म है। जो नक्सलिज्म है, भारत में जो नक्सल समस्या है, नक्सलवादी है, वो सब क्या है, वो भारत में जो एक प्रकार की साम्यवादी विचारधारा से ही प्रेरित होकर भारत में जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पूरा जो पूर्वी क्षेत्र है, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, आपका आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो,
बंगाल हो, यहाँ सब जगह जो है नक्सलवादी जो है आतंकवादी घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं और उनको काफ़ी कुछ मॉरल सपोर्ट मिलता है चाइना से, क्योंकि चाइना भी कम्युनिस्ट है और नक्सलवादी जो विचारधारा है वो भी कम्युनिस्ट विचारधारा है। आप देखिए कि कुछ जगह वो सीधे आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, खासतौर पे म्यांमार से लगी सीमा पर, मणिपुर में, नागालैंड में जो नागा सोशलिस्ट काउंसिल के जो आतंकवादी है उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। या आप देखिए कि असम के जो बोडो लैंड की मांग करने वाले बोडो आतंकवादी थे उनको भी सपोर्ट कर रहे थे। तो ये भी भारत और चीन के बीच में बिटरनेस का एक जो है कारण बन रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण भारत और चीन के बीच संबंध जो है खराब हो रहे थे। लेकिन भारत जो है इसको रिटेलिएट भी कर रहा है। भारत ऐसा नहीं है कि भारत चुपचाप बैठा देख रहा है, भारत इसके लिए ज़बरदस्त कूटनीतिक प्रयास कर रहा है और भारत इसका जवाब भी दे रहा है। आप देखिए, अगर चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में अपना जो है डेवलपमेंट कर रहा है, और मेरे कहने का मतलब कि बंदरगाहों में बैठ के केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, वो वहाँ पर मिलिट्री, वहाँ पर नेवल डेवलपमेंट भी कर रहा है, ताकि अपने नौसैनिक अड्डे बनाए जा सके, ताकि युद्ध के समय भारत पर इन नौसैनिक अड्डों के द्वारा आक्रमण किया जा सके या दबाव बनाया जा सके। तो भारत भी इसको रिटेलिएट कर रहा है। भारत ने, आप देखिए कि भारत जो है उसने ईरान में एक चाबाहार करके बंदरगाह है, वहाँ डेवलपमेंट करने का ठेका लिया है और वहाँ पर हम भी अपने नेवल शिप जो है लगाएंगे। तो वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा पाकिस्तान से और चीन से भी, अगर चीन पाकिस्तान की हेल्प करता है तो। दूसरी चीज़ देखिए, एक सिंगापुर और मलेशिया की पोजीशन आप देखेंगे क्लोजली तो आपको दिखेगा एक बहुत पतली सी पट्टी है जिसको मलाइका स्ट्रेट कहते हैं या मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। उसके थ्रू ही चीन के सारे व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। वो बिल्कुल बॉटल नेक जैसा है, वहाँ से ही चीन के सारे गुजरते हैं। तो उस जगह पर हम जो है वहाँ पर भी अपनी उपस्थिति बना रहे हैं। मलक्का स्ट्रेट में भी हमने सिंगापुर के साथ एक समझौता किया है, उस क्षेत्र में डेवलपमेंट करने का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने का हमको ठेका भी मिला हुआ है। ऐसे ही आप देखिए, भारत ने जो है फिलीपींस के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि हम साउथ चाइना सी में जो है डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम करेंगे, तेल विदोहन का काम करेंगे, पेट्रोलियम ऑयल निकालने का काम करेंगे। तो ये भी, इससे हमारी उपस्थिति वहाँ भी बढ़ेगी और हम चीन पर दबाव डाल सकेंगे। तो ये कुछ प्रयास भारत ने किए हैं। लेकिन भारत जो है ये भी देख रहा है कि भारत चीन के साथ अगर किसी प्रकार का सैन्य तनाव उत्पन्न होता है तो हमारे पास अच्छी स्थिति होनी चाहिए। वी मस्ट बी इन ए लीडिंग पोजिशन। यही कारण है कि हम चीन की बॉर्डर के साथ जो है LAC के आसपास जो है बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप देखिए कि चीन के आसपास हम रोड बना रहे हैं बहुत तेज़ी से। अभी हमारे यहाँ एक योजना चल रही है, भारतमाला योजना। आप इस भारतमाला योजना को आप जो है अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इट इज़ ए स्कीम टू कंस्ट्रक्ट रोड अलोंग द बॉर्डर्स। भारत की जो सीमा है, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, चाहे नेपाल के साथ हो, भूटान के साथ हो, चीन के साथ हो, यहाँ पर हम बॉर्डर के साथ साथ रोड बना रहे हैं, अच्छे रोड, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसको ट्रांसपोर्ट के लिए तो यूज़ किया ही जाएगा, व्यापार के लिए तो यूज़ किया ही जाएगा, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी तो इट कुड बी ऑल्सो यूज टू सेंड मिलिट्री ट्रूप्स एंड टू सप्लाई देम। उनके लिए सप्लाई करने के लिए, ट्रूप्स भेजने के लिए भी करेंगे। तो अच्छे रोड बनाए जा रहे हैं, 177 नए रोड बनाए जा रहे हैं। लगभग ये 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर के रोड ऑलरेडी बन चुके हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि कई यहाँ पर टनल्स बनाई जा रही है। एक सिंकुला टनल जो है वो बनाई जा रही है हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल तो ऑलरेडी कंप्लीट है हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ने के लिए। इसके अलावा आप देखिए कि एक सेला टनल है जो बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से असम को जोड़ने के लिए बोगीबिल ब्रिज बनाया गया है। वहाँ तो 2 बड़े ब्रिज बनाए गए ब्रह्मपुत्र पर। ये सारे कंस्ट्रक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि समय आने पर जल्दी से सेना तक सहायता पहुँचाई जा सके, मिलिट्री असिस्टेंस पहुँचाया जा सके, हथियार पहुँचाए जा सके, रसद पहुँचाई जा सके। एक्चुअली सबक है इतिहास से। 1962 का जब युद्ध हुआ था और चीन ने जब अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था तो हमारे सैनिक बेचारे हेल्पलेस थे। उनको पीछे से कोई सहायता ही नहीं थी। वो चौकियों पर डटे थे और चौकियों से उनको पीछे आने के रास्ते भी नहीं थे। ना वहाँ हेलीकॉप्टर जाने की जगह थी, ना वहाँ जो है किसी प्रकार की एयर स्ट्रिप थी जहाँ पर हवाई जहाज पहुँचाई जा सके, कुछ नहीं थी। सैनिकों को मालूम था कि हमारे पास कोई सहायता नहीं है, इसी कारण वो पीछे हट गए थे। लेकिन आज हम उन बहादुर सैनिकों को शस्त्रों के द्वारा, रिसोर्सेज के द्वारा, संसाधनों के द्वारा जो है समृद्ध करना चाहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर सब जगह एयर स्ट्रिप बनाई गई है। आप देखिए लद्दाख में एक न्योमा नाम की जगह है, वहाँ पर एक अच्छी आधुनिक एयर स्ट्रिप बनाई गई है, ताकि एयर स्ट्रिप मतलब हवाई पट्टी बनाई गई है ताकि वहाँ हवाई जहाज लैंड कर सके और संसाधन पहुँचाया जा सके। इसी तरह से एक दौलत बेग ओल्डी करके बड़ी प्रसिद्ध जगह, आपने नाम भी सुना होगा, लद्दाख की बिल्कुल LAC के करीब है। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। और कुछ दिनों पहले जो है यहाँ पर सुपर हरक्यूलिस नाम का एक प्लेन भी लैंड करके भी देख लिया गया है कि यहाँ पर लैंडिंग हो सकती है अच्छे से। सुपर हरक्यूलिस आपको मालूम होगा काफ़ी बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का। तो
उसको भी लैंड करके देख लिया। इसी यही की यही चीज़ मेचुका में हुई है। मेचुका अरुणाचल प्रदेश में है और वहाँ पर एक C-17 नाम का एयरक्राफ्ट है। ये भी एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसको ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट कहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसको भी मेचुका एयर स्ट्रिप पे उतार के देख लिया गया है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिससे हम चीन को एक तो संदेश देना चाहते हैं कि भाई अब कोई हिमाकत मत करना, अब पुराना वाला भारत नहीं है, वी आर कंप्लीटली रेडी। और दूसरी चीज़, सीमा पर अपनी शक्ति को भी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें चीन के साथ हमारे रिलेशन को अब नए आयाम जो है दे रही है। अब हम जो है, आज का भारत जो है वो, आप देखिए 1962 में जब युद्ध हुआ था हमने अमेरिका से सहायता मांगी। आज का भारत जो है इन सब मामलों में सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर होने वाला भारत है। तो फ्रेंड्स, ये है आज तक की स्थिति भारत और चीन के बीच के संबंधों की। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेम्प्ररी लगा होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, निबंध की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कॉमन इंटरेस्ट के लिए भी अच्छा है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि क्या अच्छा नहीं लगा है। और अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि रेगुलरली आप ये वीडियो प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।